मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अच्छा, स्क्रीन की शेयरिंग हो रही यस मैम। यस मैम। Okay. Then we will start the discussion that is based on parts of speech. Okay. It is part of Unit 4. Unit 4 में क्या है कि आपको जो भी चीजें पढ़नी है that will focus on building vocabulary through different activities. आपकी जो vocabulary teaching की approaches हैं, किस तरह से जो शब्दकोश या vocabulary को आपको टीच किया जाए, स्टिच किया जा सकता है, उसके बारे में ये बेस्ट है, ये यूनिट 4। ठीक है। एक्चुअली ये मुकेश सर का क्लास था, मगर किसी कारण से वो आज नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके जगह पे मैं आपका क्लास ले रही हूँ और वो ग्रामर पढ़ाएंगे आप लोग को। ओके, तो आज स्टार्ट कर चुकी यूनिट 4 जो है वो ग्रामर का पोर्शन है, और यूनिट 4 जो है रिलेटेड है कि आप पूरा का पूरा इसमें फोकस है कि डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा वोकेबुलरी टीच करने के अप्रोचेज पर आधारित है। तो उसमें से फर्स्ट अप्रोच जो आप लोग को पढ़ने हैं, यदि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, तो वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं, सेंटेंसेज, उसका हिस्सा है। ठीक है। तो यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो होता है अ पार्ट ऑफ स्पीच इज अ कैटेगरी इनटू व्हिच वन प्लेसेस अ वर्ड डिपेंडिंग ऑन हाउ इट फंक्शंस इन अ सेंटेंस। ओके, it means categorizing or grouping or classifying a word in a sentence according to their functions or work that they do in that very sentence. तो आज का मतलब यह हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जितने भी शब्द हैं एक सेंटेंस में, यहाँ हमेशा बात हो रही है एक सेंटेंस की, वाक्य की। ठीक है, एक सेंटेंस में जितने भी शब्द इसके बेसिस पर हम लोग उनको क्लासिफाई करते हैं। बेसिस क्या है? फंक्शंस और देयर वर्क दैट दे डू इन दैट वेरी सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे आपको एक चीज है कि हमेशा सेंटेंस के रिस्पेक्ट में या सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में हम लोग बात करते हैं। तो जब भी कोई भी एक वर्ड है, तो डिफरेंट वाक्यों में, डिफरेंट सेंटेंसेज में उनके डिफरेंट वर्क्स और डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको क्लियर करूंगी। तो हमेशा जो है पार्ट्स की स्पीच की हम लोग बात करते हैं। हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पे जब भी हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो हमेशा एक सेंटेंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। कोई भी वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासिफाई तभी किया जा सकता है जब वो पार्ट है एक स्पीच का, एक पार्ट है एक सेंटेंस। तो जब वर्ड, प्लीज म्यूट एवरीवन प्लीज। तो जब भी कोई भी वर्ड जो है, यदि वो आइसोलेटेड है, मतलब कि ऐसे ही वर्ड है, पार्ट नहीं है सेंटेंस का, किसी सेंटेंस का हिस्सा नहीं है, तो हम उसे क्लासिफाई नहीं करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि वर्ड्स को हम क्लासिफाई करेंगे यदि वो किसी सेंटेंस का हिस्सा हो। ठीक है, the same word may be different parts of speech depending on the words used in the sentence. आपका एक सेम वर्ड, एक सेम शब्द जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में बांटा जा सकता है, डिफरेंट रूप से क्लासिफाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन द सेंटेंस। ठीक है, जैसा कि उसका उस सेंटेंस में काम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
आप देख रहे होंगे, आप लोगों में से सभी ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है मैंने नहीं देखे हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिलेबस यदि आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछा जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं और इसके कितने भाग होते हैं, या फिर नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब डेफिनेशन वगैरह, ये नहीं पूछे जाने चाहिए। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको पूछा जाना चाहिए कि एक सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई the function of the words, or you have to classify the words in different parts of speech. कि कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है, या फिर बहुत सारे अंडरलाइन वर्ड्स दिए जा सकते हैं इन अ सेंटेंस, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर वर्क्स और फंक्शन एंड क्लासिफाई देम, ओके, इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जैसे कि सेम आप देख रहे हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पार्ट इन द प्ले, ये एक सेंटेंस है, इसमें यदि अंडरलाइन किया गया है पार्ट को, और यदि आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें पार्ट क्या है, पार्ट जो वर्ड है उसका फंक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन यू हैव टू आइडेंटिफाई द वर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या, यू हैव अ पार्ट इन द प्ले, मतलब कि पार्ट मतलब क्या है, एक उसको नाटक, कोई एक नाटक है, कोई एक प्ले है, या फिर कोई खेल है, जो भी क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो उसमें आपकी पार्ट्स क्या है, हिस्सा क्या है, यानी मतलब क्या उसका रोल है। तो यहाँ पर पार्ट क्या है, एक नाउन है। लेकिन यदि हम इसको पार्ट शब्द को ही दूसरे सेंटेंस में ऐसा यूज कर रहे हैं कि आई पार्ट माई हेयर ऑन द लेफ्ट, मैंने जो हेयर को लेफ्ट साइड में पार्ट किया, यानी इट्स पार्टीशन से, मतलब उसको विभाजित किया, पार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट क्या है, एक आपका वर्ब का काम करता है। लेकिन फिर माई डॉग इज पार्ट कोहली, पार्ट कोहली यहाँ पर क्या है, एक डॉग का नाम है, एक उसकी जेनेरिक नेम है, मतलब क्वालिटी है डॉग की, ठीक है, स्पीसीज नेम है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका पार्ट कोहली एडजेक्टिव, पार्ट जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि सेम वर्ड पार्ट है, तो कहीं किसी सेंटेंस में नाउन क्लासिफाई कर रहे हैं, किसी में वर्ब कर रहे हैं, किसी में एडजेक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि सेम वर्ड का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि माई लव गेव मी अ रिंग, यहाँ पर क्या है, रिंग मतलब अंगूठी, ठीक है। तो यहाँ पे रिंग क्या है, एक नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन आई विल रिंग द डोरबेल, यहाँ पर रिंग क्या है, एक वर्ब है, रिंगिंग, ठीक है, मतलब रिंग करना डोरबेल का, ठीक है। तो यहाँ पर रिंग क्या है, वर्ब का काम कर रहा है। फिर तीसरा सेंटेंस है, हैव यू अ रिंग होल्डर, मतलब यहाँ पर एक ऐसी होल्डर की बात की जा रही है जिसमें रिंग रखा जाता हो या रिंग टांगा जाता हो। तो यहाँ पे रिंग क्या है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जो होल्डर की विशेषता बता रहा है कि किस टाइप का होल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम वर्ड्स हैं रिंग, बट डिफरेंट डिफरेंट रूप से क्लासिफाई किए गए हैं अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन इन डिफरेंट सेंटेंसेज। तो आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस में किस टाइप का कार्य कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है। और आपसे में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाए कि किस तरह से किया जाए, ठीक है। एक और एग्जांपल है, दिस इज द फास्ट लेन, ठीक है। यहाँ पर लेन की बात हो रही है जिसमें गाड़ियां चलती हैं, तो ये फास्ट लेन है, यहाँ पर गाड़ियां स्पीड में चलती हैं। तो लेन फास्ट, यहाँ पर फास्ट क्या है, लेन की विशेषता बतला रहा है, यानी कि दैट इज एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन यदि हम डिफरेंट वे में इसको यूज करते हैं, मैन रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर रन जो है, यहाँ जो फास्ट जो है वो रनिंग की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि वर्ब की विशेषता बतला रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एडवर्ब। तो सेम वर्ड डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट रूप से क्लासिफाई होते हैं, डिफरेंट रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में क्लासिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू its function or the work that they do in the sentence, ठीक है। तो
आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको बहुत ही क्लोज एग्जामिनेशन करना होता है. यू हैव टू एनालाइज बाय वेरी close examination to identify the words and classify them in parts of speech. तो आप केवल नाम देख के या फिर चीजें देख के आप उसको नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब में नहीं आप कर सकते हो. आपको बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करके उसके फंक्शंस आइडेंटिफाई करने होते हैं कि वो वर्ब की तरफ फंक्शन कर रहा है, कि नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है, कि एडजेक्टिव की तरफ फंक्शन कर रहा है, कि एडवर्ब की तरफ फंक्शन कर रहा है. ठीक है, तो ये है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, मतलब यदि हम वर्ड्स को क्लासिफाई करें सेंटेंस में उनके फंक्शन के अनुसार तो हम कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. तो आप लोगों में से ये चीज भी सबों ने पढ़ा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं. वर्ड्स को इन अ सेंटेंस वी कैन क्लासिफाई इन 8 टाइप्स. ठीक है, फर्स्ट वन इज व्हाट? नाउन. सेकेंड वन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. तो आप इसका नाम जानते होंगे हिंदी में. नाउन मतलब हो गया संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय और इंटरजेक्शन विषम्यादि बोधक अव्यय. आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में भी पढ़ा होगा, इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सबों ने पढ़ा होगा. ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग ने ये भी नाउन जानते होंगे कि नाउन क्या है. तो नाउन में भी द नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग. ठीक है, जितने भी तरह के नाम हैं वो आपके किस चीज में क्लासिफाई होते हैं? नाउन्स में. इसको हम नाउन्स बोलते हैं. ठीक है, नाउन बोलते हैं. तो नाउन की यदि हम डिफिनीशन करें तो होगा a noun is the name of person, animal, place, thing, feelings, idea. मतलब आप जिस तरह से उसको नामांकित कर सकते हैं किसी भी चीज को तो वो चीज होता है नाउन. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, लेक का नाम है, थिंग के नाम है, क्वालिटी. ये आप क्वालिटी को कितने तरह से नाम दे सकते हैं कि हैप्पीनेस है, ब्यूटीनेस है, करेज है. ठीक है, एक्टिविटी को भी आप बोल सकते हैं स्विमिंग, प्लेइंग, स्पीकिंग. अब जैसे स्विमिंग ही है सिंपली, यदि एज एन एक्टिविटीज को हम देखें तो ये क्या है? एक नाउन है. लेकिन यदि ये वर्ब भी होगा, जैसे जैसे सेंटेंस में हम लोग उसको यूज करेंगे. ठीक है, जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, यहाँ पर स्विमिंग क्या हो जाएगा? स्विमिंग होगा नाउन. लेकिन क्योंकि वो एक्सरसाइज का नाम है, लेकिन वहीं पर होगा ही इज स्विमिंग. इसका मतलब क्या हुआ कि स्विमिंग यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है. तो जैसे जैसे सेंटेंस में काम कर रहे होते हैं वर्ड्स, उसके अनुसार वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्लासिफाई किए जा सकते हैं. ओके, जो नाउन्स होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं फिर से एक बार रिवीजन कर लें इसका. ये भी आप लोग सबको जानते होंगे कि प्रोपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, मटेरियल्स नाउन होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यानी कि 5 भेद होते हैं नाउन के, 5 काइंड्स होते हैं. तो आपका प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो प्रोपर नाउन क्या होता है? Proper noun is the name of a particular person, animal, place or thing. यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन का या इंडिविजुअल एनिमल का या फिर इंडिविजुअल प्लेस का, इंडिविजुअल थिंग का हम नाम करते हैं, वो हमारा होता है क्या? प्रॉपर नाउन. ठीक है, फिर उसी तरह कॉमन नाउन क्या होता है कि a common noun is a name given in a common to every person, animal, place or thing of the same class or kind. जैसे कि सिंपल आप लोग यदि डॉग बोलेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर डॉग. ठीक है, तो डॉग क्या है? ये कौन सा नाउन है? ठीक है, डॉग होगा आपका कॉमन नाउन. लेकिन आप यदि डॉग का ही नाम रखते हैं, टॉम, मोती या फिर कुछ भी, तो वो आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन. तो डॉग एक जाति के बारे में बता रहा है, तो यानी कि वो हो जाएगा कॉमन नाउन. ठीक है, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हो चुका आपका.
फिर आगे आता है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव मतलब क्या होता है? समूह। मतलब जहां भी कहीं हम ग्रुप की बात करते हैं जिसमें एक ही तरह के इंडिविजुअल्स होते हैं, एक ही तरह की थिंग्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, फिर एनिमल्स होते हैं, कुछ भी एक ही तरह की चीजों का समूह है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है। अब मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनको हम लोग मटेरियल नाउन में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, व्हीट हो गया, डायमंड हुआ, गोल्ड, फ्लोर, ब्रेड, पैडी, राइस, मतलब जितने भी तरह के मटेरियल्स हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो सारी चीजें हमारे मटेरियल नाउन में क्लासिफाई होते हैं, जिन्हें हम जो कि मटेरियलिस्टिक चीजें मींस व्हाट, कि जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं वैसी चीजें, वैसी थिंग्स जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रही हैं, जिन्हें हम टच करके, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन, ठीक है। एक और है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है कि वैसी चीजें जो फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो और उन चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं। जैसे एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग, आइडिया, ठीक है, दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट सी और टच। हम लोग उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, बट वी कैन ओनली फील दिस थिंग्स, ठीक है। तो उसको हम लोग रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। हिंदी में आप लोग पढ़ेंगे उसको भाववाची संख्या, जितने भी तरह के भाव हैं, ठीक है, उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, बस उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो वो सारी चीजें हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, ठीक है। मैम कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल दीजिएगा। कलेक्टिव नाउन जहां भी ग्रुप में होता है, जैसे कि एक क्लास हुआ, ठीक है, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो एक कलेक्टिव नाउन हुआ। फिर क्राउड, कोई भी भीड़ है, आर्मी है, ठीक है, फैमिली, बंच, गैंग, हर्ड, फ्लॉक, ठीक है, पार्लियामेंट, मतलब जहां भी कलेक्टिव रूप में इंडिविजुअल्स या फिर कोई जानवर या फिर कोई चीज जिसे समूह का बोध हो रहा, ठीक है। यदि आप आर्मी की बात कर रहे हैं, सेना, तो वहाँ समूह का मतलब बोध हो रहा है कि आर्मी मतलब एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। क्राउड, भीड़, वहां पर भी क्या होगा, बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। फिर आप क्लास की बात कर रहे हैं कि आपके क्लास का मतलब ये नहीं होगा तो एक बच्चा, दो बच्चा, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, कलेक्टिवली बैठते होंगे, सामूहिक रूप से पढ़ते होंगे, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन में बोलते हैं। टीम, टीम का मतलब भी क्या होता है कि वहाँ एक से दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होंगे टीम में, तो उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक, किसी जानवर का झुंड, ठीक है। बंच, किसी फल का गुच्छा, उसमें गुच्छे का मतलब ही क्या हुआ कि उसमें एक से ज्यादा फल है, चाहे वो आम के बारे में बात हो रही हो, चाहे लीची के बारे में बात कर रही हो रही है, फिर किसी चीज के बारे में बात हो रही हो। तो ये आपका जहां भी कलेक्टिव चीज का बोध करा है, एक कलेक्शन में, एक समूह में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब सबको ये जानते होंगे कि नाउन्स मतलब जेंडर कितने होते हैं, ठीक है। तो जेंडर जहां पर इंग्लिश में बात करते हैं वहां पर 4 जेंडर होते हैं, ठीक है। एक होता है मैस्कुलिन, जहां भी मेल का बोध हो, ठीक है, जैसे कि एक्टर, मैन, बॉय, बुल, रूस्टर। जहां पर फीमेल्स का बोध हो वहां पे क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, ठीक है, जैसे कि एक्ट्रेस, वुमेन, गर्ल, काऊ, हेन। फिर जो सेक्सलेस सब्जेक्ट्स हैं जो कि किसी भी जेंडर में उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, दैट इज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटर जेंडर बोलते हैं। तो ट्री हुआ, बॉक्स हुआ, बुक हुआ, फ्लोर हुआ, चेयर हुआ, ये सारी चीजें न्यूटर में आती है, ठीक है। और कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि मेल्स फीमेल दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। जैसे यदि हम वर्कर की बात करते हैं, यदि फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो मेल फ्रेंड भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो आप इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, एक साथ आप दोनों को के बारे में बात कर रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यू आर नॉट क्लासिफाइंग इट इन मेल और फीमेल। तो आप कलेक्टिव रूप से बात कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, कि ये आपका क्या है, आपका दोनों का मिक्स जेंडर है, ठीक है। इसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। फिर इसी तरह से नंबर ऑफ नाउन्स आप सब लोग जानते होंगे, प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। चलिए सब आगे बढ़ते हैं इसको।
आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार आपको केवल डिफ्रेंशिएट करना सीखना है किसी वर्ड में कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है, कौन एडवर्ब है। इस अनुसार से अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप करनी है। ठीक है, अब आते हैं प्रोनाउन पे। ठीक है, प्रोनाउन यहाँ पर हमेशा, यहाँ पे जब आप वर्ड को एनालाइज करेंगे तो प्रो मीन्स यहाँ पर आता है फॉर, और नाउन मतलब नाउन, यानी कि वैसे वर्ड्स जो सब्स्टिट्यूट करता है नाउन को, यानी कि जो नाउन के बदले में यूज हो रहा है, जो नाउन को रिप्लेस करके यूज हो रहा है, जो नाउन को इंगित करने के लिए यूज हो रहा है, दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब वैसे वर्ड्स जो किसी वाक्य में, हम लोग हमेशा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जिस चीज की बात करेंगे हमेशा एक सेंटेंस के रिस्पेक्ट में, सेंटेंस के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तो यहाँ पर है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब जो नाउन के बदले में यूज हो रहा हो इन अ सेंटेंस। ठीक है, a pronoun stands for a noun in a sentence। हमसे सेंटेंस यदि ना भी बोले तो आपको समझना है कि हमेशा सेंटेंस के रिस्पेक्ट में बात करी है। ठीक है, किसी एक सेंटेंस यदि बोला जाए या सेंटेंस लिखा जाए तो उसमें नाउन को सब्स्टिट्यूट करके जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो दैट इज प्रोनाउन। ठीक है, or the noun for which the pronoun is a substitute is called the antecedent। ठीक है, मतलब कि जो जिस नाउन को रिप्लेस करके या जिसके सब्स्टिट्यूशन के तौर पर प्रोनाउन यूज हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडो का मतलब होता है टू गो बिफोर, इससे मिला है एंटीसीडेंट। तो हमेशा जो है वो एंटीसीडेंट एक सिंगल वर्ड होता है, मतलब नाम के बारे में बात हो रही है जो हमेशा प्रोनाउन से पहले यूज होता है। ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या हुआ कि वैसे नाउन जिसके लिए सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इस तरह के यदि यदि नाउन प्रोनाउन हम दोनों यूज करते हैं तो जनरली नाउन जो होता है, जो नाम है किसी चीज का, वो हमेशा प्रोनाउन से पहले यूज कर होता है। जैसे कि सिंपली आप देख रहे हैं मार्क सेड दैट मार्क वुड बी लेट, एक सेंटेंस है, इसमें मार्क की 2 बार रिपीटेशन हो रही है, तो इससे क्या होती है, सेंटेंस सुंदर नहीं दिखता है, अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा है या फिर मीनिंगफुल नहीं दिख रहा है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सुंदर बनाने के लिए क्या करते हैं, मार्क सेड दैट ही वुड बी लेट, यहाँ मार्क की जगह पर हमने ही को रखा, यानी मार्क रिप्लेस हुआ ही से, तो ही क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, और यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या हुआ, मार्क हुआ। ठीक है, तो द प्रोनाउन ही सब्स्टिट्यूट फॉर द नाउन मार्क, तो यहाँ पर मार्क इज द एंटीसीडेंट ऑफ। बट समटाइम्स क्या होता है कि आप एंटीसीडेंट को बाद में भी यूज करते हैं, जैसे कि एक सिंपल वाक्य यहाँ पर दिख रहा है आपको, आफ्टर ही बिल्ट द फायर चक डाइट। तो यहाँ पर नाम जो है चक है, ठीक है, वो क्या है कि बाद में यूज हो रहा है और ही पहले हो रहा है। तो कभी कभी किसी किसी केसेस में क्या होते हैं कि नाउन जो होता है वो बाद में यूज होता है, यानी एंटीसीडेंट बाद में यूज होता है और प्रोनाउन पहले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरल रूल यही है कि आप नाउन को पहले यूज करते हैं और फिर वो सेंटेंस में यदि नाउन कहीं आ रहा है तो यू कैन रिप्लेस विथ इट प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन में भी एक रूल होता है कि यदि आप किसी नाउन के बदले प्रोनाउन को यूज कर रहे हैं तो नाउन के जो जेंडर होगा या फिर जो वो प्लूरल या सिंगुलर है, इसके अनुसार से हम प्रोनाउन भी चूज करके यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि सिंगुलर नाउन है, नाम है कोई, तो आई, वन, ही, सी, इट, प्लूरल है तो प्रोनाउन के रूप में हम वी, दे यूज करते हैं। फिर उसी तरह से जेंडर है, यदि मैस्कुलिन है तो हम लोग हमेशा ही, हिम, हीज यूज करेंगे। यदि फेमिनिन नाउन है तो प्रोनाउन भी हम फेमिनिन ही यूज करेंगे, तो सी, हर, हर्स यूज करेंगे। फिर न्यूटर है तो हम प्रोनाउन भी न्यूटर ही यूज करेंगे। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो नाउन के जेंडर के अनुसार, और नाउन जो है वो आपका
प्लूरल है या सिंगुलर है उसके अनुसार हम लोग प्रोनाउन यूज करते हैं, अकॉर्डिंगली यूज करते हैं। ठीक है, पर्सन्स तो आप लोग जानते होंगे कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रोनाउन के बारे में हम बात करते हैं फिर किसका, एडजेक्टिव का। ठीक है, तो एडजेक्टिव में क्या होता है कि वैसे वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाना मतलब क्या हुआ कि नाउन और प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं, या फिर नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन और प्रोनाउन के लिए इंफॉर्मेटिव का काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते, डिफाइन कर सकते हैं कि एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, या फिर एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a noun or pronoun। ठीक है, मतलब एडजेक्टिव या तो किसी वर्ड्स को जो नाउन या प्रोनाउन है उसमें कुछ ऐड करने का काम करता है। ठीक है, एडिटिव होता है हमेशा, और नाउन या फिर नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, The adjective describes, modifies, alters, specifies और understanding of noun और pronoun। उसको describe कर सकता है, उसको modify यानी परिवर्तित कर सकता है, alteration कर सकता है उसमें, उसको specify यानी विशिष्ट बना सकता है। ये adjective का काम है। तो adjective एक modifier के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि modification करता है नाउन या प्रोनाउन में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ब्रिलियंट बर्ड फ्लू बाय, यहाँ पर वर्ड्स क्या है, नाउन है, और ब्रिलियंट नाउन की विशेषता बतला रहा है कि वर्ड्स जो है वो ब्रिलियंट है, तो वर्ड्स को स्पेसिफाइज कर रहा है या फिर वर्ड्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रिलियंट क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, फिर सेकेंड सेंटेंस दिख रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर सैड, यहाँ पे चिल्ड्रेन बच्चे के बारे में बात हो रही है, वो है आपका नाउन, और आर सैड यानी उनकी विशेषता बतलाई जा रही है कि इन व्हाट कंडीशन दे आर। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जो सैडनेस है के बारे में डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो सैड जो है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, फिर काइंड ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको भी पढ़ा होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, तो इसके प्रकार जनरली हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं इसको। फर्स्ट होता है आपका एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, संख्यावाचक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण, पॉजिटिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। ठीक है, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, व्यष्टिवाचक विशेषण, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, प्रोपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण, emphasizing एडजेक्टिव, प्रबल बोधक विशेषण, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। सर इसमें नहीं है ये चीजें, लेकिन आप इसका क्लासिफिकेशन इस तरह से हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बिकॉज पार्ट ऑफ स्पीच खत्म करने हैं और हम लोग 4th पर ही हैं और 4 और पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें इनके कहीं भी क्लासिफिकेशन लिखने नहीं है, लेकिन आप उसके अनुसार जानिए कि एडजेक्टिव क्या होता है कि गुणवाचक किसके गुण बता सकता है, परिमाण के बारे में बता सकता है, संख्या के बारे में बता सकता है, संज्ञा सर्वनाम के, फिर सांकेतिक होता है, फिर संबंध स्थापित करने वाला भी हो सकता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव भी हो सकता है,
प्रश्नवाचक भी हो सकता है और व्यक्तिवाचक भी हो सकता है। प्रबलता बोधक किसी भी नाउन या प्रोनाउन के को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर विस्मयादि बोधक के तौर पर भी एडजेक्टिव हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव के बाद आते हैं वर्ब। तो आप लोग जब सेंटेंस को देखेंगे तो आपको एक चीज जो बहुत ज्यादा एसेंशियल है किसी भी सेंटेंस के लिए, जिसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ब। ठीक है, वर्ब के बिना किसी भी सेंटेंस की आप कल्पना नहीं कर सकते। तो वर्ब क्या होता है कि हमेशा आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो फंक्शन है उसके बारे में बता रहा है या फिर उसके स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, ये वर्ब सा जिसके नीचे है ओके। तो वर्ब के बारे में क्या होता है कि a verb is a word which denotes an action, position, relation or state of being. या फिर a verb is a word used to tell or assert something about some person or thing. Or only essential part of a sentence is verb. verb के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता। जैसे सिंपल आई एम अ गर्ल, यहाँ पे यदि आप लोगों को बोला जाए कि वर्ब क्या है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई एक बता सकते हैं आप कि इसमें वर्ब क्या है? आई एम अ गर्ल। हेलो मैम इसमें वर्ब कहाँ है? वर्ब थोड़े होगा। इसमें वर्ब है, क्योंकि बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनता। एक बार हाँ एम होगा, एम एम हाँ, क्योंकि ये क्या बता रहा है उसका स्टेट ऑफ बीइंग, बी का टू बी जो है वर्ब, ठीक है, उसका फॉर्म है ना एम। टू बी का जो रूप चलता है, ठीक है, उसका फॉर्म है एम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मैं लड़की हूँ, ये स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मैं क्या हूँ इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो वर्ब की जब आप परिभाषा देखेंगे तो अब वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन के बारे में बता सकता है, पोजीशन के बारे में बता सकता है, रिलेशन के बारे में बता सकता है, और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब मैं क्या है, कोई चीज क्या है उसके बारे में बता सकता है। जैसे यदि एक्शन के बारे में बात हो रही है तो चिल्ड्रन प्ले, एक एग्जाम्पल के तौर पर बच्चे खेलते हैं, यहाँ पर वर्ब क्या है? प्ले। द मैन वाज वॉकिंग, तो यहाँ पर वाज वॉकिंग वर्ब है, केवल वॉकिंग वर्ब नहीं है। यदि आपको बोला जाए कि द मैन वाज वॉकिंग, इसमें से वर्ब को आइडेंटिफाई कीजिए तो आप केवल वॉकिंग करते हैं तो आप गलत हैं। इसमें वाज वॉकिंग वर्ब है। ठीक है, तो ये हमेशा एक्शन बता रहा है। द क्लॉक स्ट्राइक्स मतलब यहाँ पर स्ट्राइक्स वर्ब है। आई वाज टॉट, तो यहाँ पे वर्ब केवल टॉट नहीं है, वाज भी वर्ब है और टॉट भी वर्ब है, वाज टॉट वर्ब है। मैम मैम एक हाँ? सेंटेंस में कितना वर्ब हो सकता है? एक सेंटेंस में ज्यादा से ज्यादा कितना वर्ब हो सकता है? कितने भी हो सकते हैं। आपका सेंटेंस तो बहुत तरह के होता है ना, आप आगे चल के कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम एक वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज आप नहीं कर सकते, कितने नंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम, बट बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं बनता। एक ओनली एसेंशियल थिंग या एसेंशियल वर्ड दैट शुड बी इन अ सेंटेंस, ठीक है, वो होता है वर्ब। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही विल कम, इसमें यदि आपको वर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए तो विल भी वर्ब है और कम भी वर्ब है। आप यदि बोलते हैं कि कम इसमें वर्ब है तो विल क्या है? विल भी तो वर्ब है। ठीक है, बिकॉज ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है आपको, तो ये वर्ब है। फिर यदि रिलेशन की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, आई हैव अ कार, इसमें वर्ब क्या है? कोई बता सकता है इसमें वर्ब क्या है? आई हैव अ कार।
है होगा। पोजीशन की बात हो रही है कि डेफिनेशन में आप पढ़े हैं, जहाँ भी पोजीशन की बात हो रही है, रिलेशन की बात हो रही है, तो वो वर्ब होता है। जैसे द काउ हैज 2 आइज, इसमें वर्ब क्या है? हैज है। लेकिन जो लोग इस चीज को नहीं जानेंगे वो बोलेंगे इसमें वर्ब कुछ नहीं है, लेकिन बिना वर्ब का कोई सेंटेंस नहीं होता। तो द काउ हैज 2 आइज, इसमें हैज वर्ब है। द किंग हैड 3 क्वींस, इसमें हैड वर्ब है। द पुअर मैन हैज नो मनी, इसमें हैज वर्ब है। ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग, दे आर हैप्पी, इसमें आर है क्योंकि वो हैप्पी है, प्रसन्न है। कि वह जो पुअर मैन, वो भी उसकी जो पुअर है उसके बारे में बता रहा है कि किस स्टेट में है, तो पुअर है। तो यहाँ पर क्या है? वाज है। इस तरह से वर्ब जो होता है वो आपका स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, पोजीशन भी बताता है, रिलेशन भी बताता है और एक्शन भी बताता है। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट हुआ इसका आप लोग को? अब आगे बढ़ते हैं, वर्ब के आगे बढ़ते हैं एडवर्ब पे। ठीक है। मैम हाँ? एक सेंटेंस में 2 वर्ब होगा तो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है। हाँ, तो उसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। हाँ, सेकंड ओके। वाला रीडिंग तो एंड इसमें हेल्पिंग वर्ब हुआ और रीडिंग जो हुआ मेन वर्ब हुआ। ठीक है, तो वैसे हम क्लासिफाई करेंगे, लेकिन जो वर्ब होता है तो वो आपको दोनों ही वर्ब हुए। ठीक है, अब आते हैं एडवर्ब पे। एंड एडवर्ब इज वर्ड, फ्रेज और क्लॉज। स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? एन एडवर्ब इज अ Yes, ma'am. वर्ड, an adverb is a word, phrase or clause describing a verb, adjective और adverb। यहाँ पे adverb की बात हो रही है। देखिए, जहाँ ये जस्ट लाइक एडजेक्टिव है, जैसे एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता बतलाता है और एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है और एडवर्ब की बताता है। ठीक है, तो यानी कि ये मॉडिफाई कर सकता है, डिस्क्राइब कर सकता है एक वर्ब को, फिर एडवर्ब है तो फिर एडवर्ब को भी कर सकता है और एडजेक्टिव को भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सपोज एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिम स्वैम रैपिडली, तो यहाँ पे स्विम का रूप चल रहा है स्वयं। ठीक है, रैपिडली मतलब तेजी से, तो चूंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है कि स्वयं हाउ किस तरह से तैरा जा रहा है, तो होगा तेजी से। तो रैपिडली क्या हुआ आपका? एक एडवर्ब हुआ। ठीक है, फिर जिम स्वयं यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब हुआ यस्टरडे, क्योंकि वहां यहाँ भी स्वयं की विशेषता, स्विम की विशेषता बतलाई जाती है वर्ब की। तो जहां भी वर्ब की विशेषता बतलाई जा रही है वो तो आपका एडवर्ब होगा ही। जिम स्वैम इन द रिवर, यहाँ पर क्या है? कहाँ स्विमिंग की क्रिया हो रही है? तो रिवर में, तो ये स्विमिंग की विशेषता बतलाया जा रहा है, तो यहाँ पे एडवर्ब रिवर है। जिम स्वैम फॉर एक्सरसाइज, यहाँ पर किस चीज के लिए स्विमिंग हो रही है? तो एक्सरसाइज के लिए, तो यहाँ भी फॉर एक्सरसाइज क्या है आपका? एडवर्ब है। जिम स्वैम ब्रीफली, ठीक है, तो किस तरह से कितना टाइम तक या कैसे वो स्विमिंग कर रहा है, इसकी विशेषता, तो ब्रीफली भी क्या है आपका? एडवर्ब है। जिम स्वैम डिस्पाइट द चिली वेदर, यहाँ पर जिस कंडीशन में ये तैर रहा है, तो बहुत ही ठंडा मौसम में फिर भी उसकी तैरने की क्रिया हो रही है, उसके बावजूद भी हो रही है, डिस्पाइट द चिली वेदर। तो यहाँ पर डिस्पाइट द चिली वेदर अंडरलाइन जो है वो आपका एडवर्ब है। तो आप देख रहे हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब, आस्क ऑफ द वर्ब हाउ मतलब कैसे। देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें डिस्क्राइब करता है वर्ब के बारे में, वो है आपका एडवर्ब। अब देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को कैसे मॉडिफाई कर रहा है, यानी विशेषण की विशेषता क्रिया विशेषण बतलाता है। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जैसे माइल्ड्रेड्स आईज आर इंटेंसली ब्लू, ब्लू तो है, ये ब्लू विशेषता, आईज क्या है आपका? नाउन है, और नाइन की विशेषता बतला रहा है ब्लू, तो ब्लू आपका विशेषण हुआ। लेकिन ब्लू किस तरह का ब्लू है? तो बहुत ज्यादा इंटेंसली डीप ब्लू है,
तो यहाँ पर ब्लू की विशेषता बतलाई जा रही है, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाई जा रही है, तो इंटेंसली जो है वो एडवर्ब है। ठीक है, फिर आप मॉडिफिकेशन ऑफ एडवर्ब, क्योंकि डिफिनेशन में आप पढ़े हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की मॉडिफाई करता है, तीनों को अल्टर करता है, तीनों को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। तो दो एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। अब मॉडिफिकेशन ऑफ एन एडवर्ब, तो द एडवर्ब इंटेंसिफाइज और स्पेसिफाइज द अदर एडवर्ब, जैसे कि ऑफेलियाज केक बेक्ड मॉडरेटली स्लोली। तो यहाँ पर बेकिंग प्रोसेस की बात हो रही है, जो वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताता है स्लोली, स्लोली हो रही है, यानी कि स्लोली क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पर किस तरह से स्लो रेट में हो रही है, मॉडरेटली, मतलब बहुत ज्यादा धीमा नहीं है, ठीक ठाक धीमा है, तो उसको मतलब बोलते हैं मॉडरेटली। तो यहाँ पर स्लोली की विशेषता यानी वर्ब, एडवर्ब की विशेषता बतलाई जा रही है, तो वो क्या है आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अब जैसे ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हुआ, ब्यूटीफुली एडवर्ब हुआ, जहां कहीं भी यदि वाक्य में हम लोग यूज करेंगे ब्यूटीफुल को एडवर्ब के रूप में, तो हम लोग ब्यूटीफुली लिखेंगे। क्विक एडजेक्टिव क्विकली एडवर्ब, विलिंग एडजेक्टिव विलिंगली एडवर्ब, सैड एडजेक्टिव सैडली एडवर्ब, डिजर्व्ड एडजेक्टिव डिजर्वेडली एडवर्ब। तो यहाँ पर जहां भी कहीं भी यदि ly दिया हो तो लास्ट में ly हो तो उसको हम लोग बोलते जनरली एडवर्ब में क्लासिफाई करते हैं, कुछ एक्सेप्शन इसमें भी हो सकते हैं। ठीक है, अब है एडवर्ब के बाद आते हैं हम लोग इंटरजेक्शन पर। ठीक है, तो इंटरजेक्शन में का मतलब होता है कि is a word or phrase thrown into sentence like a rock in a pond, to express surprise, anger, glee or other emotions often strong. It is autonomous, bearing no grammatical relationship to other words in a sentence. तो इंटरजेक्शन की जहां पर बात हो रही है वो एक ऑटोनोमस सेंटेंस होता है, ऑटोनोमस वर्ड होता है। ऑटोनोमस वर्ड्स का मतलब क्या हुआ कि वो वर्ड जो है वो सेंटेंस का पार्ट तो है, ठीक है, लेकिन वो सेंटेंस से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि आप यदि सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में जो होता है एक रिलेशन होता है आपस में, ठीक है, लेकिन उन चीजों से सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी वो सेंटेंस से आइसोलेटेड है और उसका कोई रिलेशन नहीं होता है इंटरजेक्शन का। आगे आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा इंटरजेक्शन का यूज किया जाता है कि कहीं भी इस तरह से रॉक को, किसी पत्थर को यदि तालाब में फेंका जाए, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं अचानक से उसमें हलचल होती है, तो उस तरह की जो इमोशंस होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए आपको इंटरजेक्शन का यूज होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होता है, आप किसी चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज है, आश्चर्यचकित है, या बहुत ज्यादा क्रोधित है, बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत ज्यादा इमोशंस में है, तो इन सारी चीजों को व्यक्त करने के लिए हम लोग इंटरजेक्शन की यूज करते हैं। ठीक है, द इंटरजेक्शन इफ स्ट्रॉन्ग, देखिए एक चीज और, यदि इंटरजेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, बहुत ज्यादा इंटेंस जो हमारे इमोशंस है उसको व्यक्त कर रहा हो, तो यूजुअली फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आप नीचे सेंटेंसेज आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जैसे आउच है, वाव है, होली पुसी कैट्स है, इंडीड है, वेल है, ये सारे ही आपके इंटरजेक्शंस हैं। लेकिन आप देख रहे हो कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स कहाँ कहाँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहाँ कहाँ है, यहाँ आउच पर है, वाव पर है, ठीक है, होली पुसी कैट्स पर है, ठीक है, लेकिन इंडीड वेल पर केवल एक कॉमा है। तो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई करके यदि यूज किया जा रहा है तो वहां पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देंगे, लेकिन नहीं तो वहां पे हम कॉमा देके आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आउच है, आपका सेंटेंस से बिल्कुल अलग है ये, ठीक है, जैसा कि इंटरजेक्शन का डेफिनेशन ही है कि सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी सेंटेंस से बिल्कुल रिलेटेड नहीं होता। आउच एक अलग वर्ड है, सेंटेंस में है बट
इट इज नॉट रिलेटेड विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। तो यहाँ पर देख रहे हैं आउच दैट स्लैप हर्ट, ठीक है, मतलब एक थप्पड़ पड़ा जो कि उसको बहुत दुखी किया और बहुत जोरदार लगी, तो उन्होंने बहुत उसको आउच मतलब उसको गंभीरता से देना है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, ठीक है। वाओ आई थॉट दैट यू डाइड, यहाँ भी बहुत आश्चर्य की बात हो रही है, तो यहाँ भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है। फिर होली पुशी कैट्स, देख रहे हैं ये लाइन जो दिख रही है और नीचे डॉट, उसी को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। होली पुशी कैट्स यू लुक सो गुड, तो यहाँ पर भी है, लेकिन इंडीड द प्रपोजल वाज इन अ गुड ऑर्डर, बहुत लाइट वे में डील किया जा रहा है, अच्छा वास्तव में प्रपोजल अच्छा था, तो उसमें हम कॉमा दे के आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं वेल, इंडीड, ये सारी चीजें, सारे जो वर्ड्स हैं वो आपके बिल्कुल सेंटेंस से डिटैच्ड हैं, आइसोलेटेड है, ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र रूप से किसी सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये इंटरजेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन, ठीक है। द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोज नाम से ही मालूम है, प्री मतलब पहले, पोज मतलब प्लेस्ड, और प्लेसेज बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू रिलेट दैट नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। Many but not all prepositions show a relationship of space or time. Generally space के बारे में और time के बारे में relation बताता है किसका, noun या pronoun का, और generally noun या pronoun से पहले use होता है। जैसे कि give the crush to the birds, यहाँ पे to जो है वो preposition है और birds क्या है, noun है, ठीक है। तो noun से पहले use किया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जोर किसको हो रहा है, गिव से। द गर्ल इन द ऑटो गाड़ी इज स्टूडेंट, ऑटो गाड़ी मीन्स होता है एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो गर्ल इन द ऑटो गाड़ी इज स्टूडेंट, तो यहाँ पर इन जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, क्योंकि इन जो है यहाँ पर बाद में यूज हुआ है, लेकिन तो यहाँ पर क्या है, द गर्ल पहले है, ठीक है, और ये रिलेशन बता रहा है गर्ल और ऑटो गाड़ी का, ठीक है। The warden fell off his velocipede and into the cement mixer and died. यहाँ पर दो दो प्रीपोजिशन है, ऑफ है और इनटू है, ठीक है। ऑफ मतलब जहां भी फेल गिरने की बात हो रही है, फिर किसी चीज से डिटैचमेंट की बात होती है, तो वहां पर हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो वार्डन फेल ऑफ हिज वेलोसिपीड मतलब कि वो गिर जा रहा है, ठीक है, एंड इनटू द सीमेंट मिक्सर, और किसमें गिर रहा है, सीमेंट मिक्सर में, तो यहाँ पर भी रिलेशन की बात हो रही है। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो हमेशा सेंटेंस में रिलेशन स्थापित करता है नाउन और प्रोनाउन की सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ, ठीक है। बहुत तरह की प्रीपोजिशंस होते हैं और इनका डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में यूज होता है, ठीक है। अब है कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन लिंक वर्ड्स और फ्रेज और क्लॉज और सेंटेंसेस, ठीक है, नाम ही से है जो कि ज्वाइन करने का काम करता है। तो या तो ये सेंटेंस में वर्ड्स को जोड़ता है, या फिर फ्रेज मतलब क्या हुआ कि एक डिपेंडेंट पार्ट, फ्रेज मतलब डिपेंडेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जिसमें एक से दो से ज्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, तो उसको हम लोग फ्रेज या फिर क्लॉज बोलते हैं, और सेंटेंस को भी जोड़ने का काम कर सकता है, ये लिंकिंग का काम करता है, ठीक है। तो जिसमें लिंकिंग जो कंजंक्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एंड, एट, बट, और, नॉर, फॉर, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस को या फिर क्लॉज को या फिर फ्रेज को जोड़ने का बात करते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग कंजंक्टिव वर्ड्स बोलते हैं। वर्ब के बारे में हो चुका है, ये लास्ट में था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है आज पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हुआ, लेकिन आप लोग को अपने ग्रामर की बुक लेके, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको इस चीज के लिए कि आपको सेंटेंसेज में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे।